नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 30 सितंबर के एडिटोरियल सेशन की। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं कि ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। अभी एक बैच हम स्टार्ट कर रहे थे, ट्रांसलेशन वाला बैच, वो हम स्टार्ट नहीं करेंगे अभी। एक और प्रोजेक्ट में थोड़ा सा बिजी हूं मैं, इसलिए वो जो बैच है वो हम स्टार्ट करेंगे दिवाली के बाद। ठीक है ना। जिन बच्चों ने एडमिशन करवाया वो आप संपर्क कर लीजिएगा, आपका पैसा जो है रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो बैच अभी स्टार्ट हम नहीं करने वाले हैं। तो बाकी जो बैचेज हैं जो चल रहे हैं उनके बारे में बता दूं। क्लोज टेस्ट पैराजंबल का कोर्स उपलब्ध है, जहां पर 100 क्लोज टेस्ट और 100 क्वेश्चंस पैराजंबल के आपको मिलेंगे। और ये जो बैच है इसमें हर एक पैराजंबल, हर एक क्लोज टेस्ट की पीडीएफ उपलब्ध है। ये सारे का सारा न्यूज़पेपर से कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। वोकैबुलरी की ई बुक उपलब्ध है, जो जनवरी से लेकर जून तक के द हिंदू एडिटोरियल वर्ड्स थे वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये वाला बैच जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज का दिन और है अगर आप इस बैच में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें। अदरवाइज ये फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कॉमन एरर से हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। पहला क्वेश्चन पढ़िए। ही इज द मैन हु आई नो हैज हेल्प्ड माई सन इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो देखिए क्या कहना चाहता है कि वह वो व्यक्ति है। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, टुकड़ों में बांट कर पढ़ेंगे तो समझ में आपको आएगा। वह वो व्यक्ति है हु आई नो, जिसे कि मैं जानता हूं। अब ये आई नो को अगर मैं हटा देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि हु से पहले एंटेसिडेंट मैन है, इसी को देखकर यहां पे हैज है। ठीक है ना। वही वो व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूं, जिसने मेरे बेटे की हेल्प की फाइनल एग्जामिनेशन में। कोई गलती नहीं है, नो एरर यहां पे आपका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है दिस इज द गर्ल टू हु। आपको पता होना चाहिए कि टू जो है वह प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, नॉमिनेटिव केस नहीं आता है। तो इस लिहाज से यहां पर हुम आएगा। क्या आएगा? हुम। तो यहां पे एरर है सेकंड पार्ट में। और तीसरा क्वेश्चन है द हॉर्स हु। हॉर्स एनिमल है, एनिमल के लिए हु नहीं आ सकता। क्या आएगा? विच। एनिमल के लिए हु नहीं आएगा, हु व्यक्ति के लिए आएगा। इस कारण से यहां पे आंसर 1 नंबर होगा। बात समझ में आ गई आपको? तो ये एरर्स वाले क्वेश्चंस थे। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। उससे पहले मैं इस एडिटोरियल के जो की पॉइंट्स हैं वो बता देता हूं आपको कि एडिटोरियल किस बारे में है। ये वैक्सीन जो निर्माण की काम चल रहा है उस बारे में है। भारत की कंपनियां भी यहाँ पे लगी हुई है वैक्सीन बनाने में। अब लेखक कह रहा है कि भाई वैक्सीन का मोल कितना होगा, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, क्या वो अफोर्डेबिलिटी वहां पे रहेगी, क्या सभी लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, उसके बारे में ये आर्टिकल आपको बताएगा। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, आप इसको इस माध्यम से प्रेसी राइटिंग कर सकते हैं। पहली चीज यहां पे आपको बताई जाएगी कि भी 6 मिलियन केसेस भारत पार कर चुका है। भारत में 6 मिलियन से अधिक केसेस, 60 लाख से अधिक केसेस, लगभग 6.5 मिलियन से अधिक केसेस हैं। सेकंड नंबर है वर्ल्ड में। और यहां मरने वालों की संख्या जो है वो 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है। तो भारत जो है अब चूंकि सर्दियां आने वाली है और पहली सर्दियां हैं ये, इस वैश्विक महामारी के आने के बाद पहला विंटर ये रहेगा। सर्दियों का मौसम आने वाला है और सर्दियों के मौसम में जो ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, फ्लू वाला जो वायरस होता है, वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है। ये कुछ बताया गया है इसमें। सेकेंड थिंग, जो चिकित्सा मंत्री हैं उनके माध्यम से, हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, उनके माध्यम से बताया गया है कि वैक्सीन जो है वो कब अवेलेबल हो जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि ये 2021 के शुरुआत में उपलब्ध करवा दी जाएगी। एक बात यहां पे देखने को मिलेगी आपको कि अब वैक्सीन बनाना ही इतना मुश्किल नहीं है। वैक्सीन बनाने जितना मुश्किल एक और काम है यहां पे कि कैसे सप्लाई आप करोगे, कैसे स्टोरेज करोगे। इतनी बड़ी संख्या में जो वैक्सीन आएगी उसको आप स्टोर कहां पे करोगे और कैसे उसकी सप्लाई रहेगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ी एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है भारत के सामने। एक यहां पे देखने को मिलेगा आपको कि अभी फिलहाल का जो एक परिप्रेक्ष्य बन रहा है और जो भी योजनाएं देखकर लगता सरकार की, तो लगता है कि अफोर्डेबिलिटी के आधार पर तो वैक्सीन किसी को मना नहीं की जाएगी। मतलब कोई वैक्सीन को एक्सेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, गरीब व्यक्ति है तो कैसे वैक्सीन को खरीद पाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। सभी को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। और इसके लिए एक कार्यक्रम भी चलाया जा सकता है, जो एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, जैसे पोलियो के लिए चलाया गया, या फिर कहें कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उसके बाद में जन्म देती है तो उसके बाद तक, मतलब बच्चे को और महिला को, दोनों को 9 प्रकार के टीके जो लगाए जाते हैं, वो एक मास एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, एक टीकाकरण कार्यक्रम चलता है, उसी के तहत ये भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाए। और भारत में कम से कम 3 ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी खुद की वैक्सीन बना रही है। तो इसलिए आप अगर कहें कि बहुत ज्यादा महंगी वैक्सीन होगी,
ये तो शायद संभावना नहीं है, इतनी महंगी नहीं होगी, अफोर्डेबल होगी। ये सब चीजें आपको आज के सेशन में देखने को मिलेगी। ठीक है, एक नया प्रयास है, नई कोशिश मैंने की है, तो ये चीजें आप, ये की पॉइंट्स हैं आज के आर्टिकल के, आपको समझ में आ गया होगा कि किस बारे में आर्टिकल है। अब हम प्रवेश करते हैं आज के आर्टिकल पर। आर्टिकल का टाइटल है वेइंग द कॉस्ट। वेइंग द कॉस्ट का मतलब क्या है? वे का मतलब होता है, वे जो शब्द है इसका मतलब वजन तोलना होता है वैसे, लेकिन यहां पे आप इसको कहेंगे कंसीडर करना, कंटम्पलेट करना, विचार करना, सोच विचार करना, सोचना किसी चीज के बारे में। कॉस्ट का मतलब कीमतें। तो वैक्सीन की जो कीमतें हैं उसके बारे में सोच विचार किया जा रहा है कि कीमतें कितनी रखी जाएगी, कितना मतलब उसकी अफोर्डेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, उस बारे में ये आर्टिकल है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह बताना चाहूंगा आपको कि आप सेशन को एंड तक जरूर देखें, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को नोट करते चलें, और जब भी आप नेक्स्ट सेशन के लिए आएं शाम को 5 बजे, जैसे कि हम मंडे टू फ्राइडे मिलते हैं, तो उससे पहले पिछले सेशन को रिवाइज करके आएं। ठीक है, तब आपको थोड़ा इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, हर दिन आप आए 5 मिनट बैठे फिर चले गए, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसको। विद ओवर 6 मिलियन केसेज, तो वही बात कि 6 मिलियन से ज्यादा केसेज हो चले हैं। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 60 लाख से अधिक केसेज। एंड द डेथ टोल, ये है मरने वालों की संख्या, फ्रॉम कोविड-19, किससे? कोविड-19 से। अप्रोचिंग मतलब पहुंच रही है, नजदीक पहुंच रही है 1 लाख, तो 1 लाख के नजदीक यहां पे मरने वालों की संख्या पहुंच रही है। तो इसी के साथ इंडिया इज एंटरिंग द फर्स्ट विंटर, भारत यहां प्रवेश कर रहा है पहला सर्दियों में। पहली सर्दी यहां पे देखने को मिलेगी भारत में। एंटरिंग प्रवेश करना है, और जब एंटर का मतलब प्रवेश करना हो तो उसके साथ में प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो भारत प्रवेश कर रहा है पहली सर्दी में ऑफ द पेंडेमिक, और ये पहली सर्दी कौन सी है? इस वैश्विक महामारी के लगने के बाद पहली सर्दियां यहां पे देखने को मिलेगी। और चूंकि ऐसा वायरस जो इन्फ्लुएंजा एक वैरायटी है इसकी, ये काफी सर्दियों में सक्रिय होती है। आपने देखा कि जहां भी ठंडे देश थे वहां पे ज्यादा सक्रिय रहा ये वायरस, तो वही कुछ यहां पर भी काफी खतरा आगे है। ठीक है, आगे कह रहा वायरल इन्फेक्शंस, तो ये वायरल जो संक्रमण है, इन्फेक्शंस हैं, पर्टिकुलरली ऑफ द इन्फ्लुएंजा वैरायटी, पर्टिकुलर मतलब विशेष करके, स्पेशली किसका? इन्फ्लुएंजा वैरायटी का। इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू मान लो आप, है ना, एक मौसमी बीमारियां चल जाती हैं सर्दियों में, सर्दी जुकाम तो एक आम बात है, तो उसी की बात कर रहा है। वायरल इन्फेक्शंस विशेष करके इन्फ्लुएंजा वैरायटी का ये इन्फेक्शन जो है इसको देखकर आ रहे हैं। ऑल्सो कॉमन एट दिस टाइम, वो कॉमन है। ठीक है ना, वायरल इन्फेक्शन तो कॉमन है इस टाइम पर, सर्दियों के मौसम में वायरल इन्फेक्शन होना आम बात है ना, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, वर्ष के इस समय में। कौन सा समय? ये जो अब सर्दियों का दौर चालू होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये कुछ जो समय है 3-4 महीनों का, ये काफी मतलब यहाँ पे ऐसे वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। एंड देयर मे बी न्यू अननोन्स इन द रिस्क दैट लाई अहेड, और हो सकता है, अब देयर से स्टार्ट है तो यहाँ पे न्यू अननोन्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे इसकी वर्ब है, में संभावना बता रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अब ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी नई नई चीजें मिले जो अननोन है हमारे लिए, जो हमारे को पता नहीं है, वो चीजें देखने को मिले। इन द रिस्क, ऐसे खतरों में, वो खतरे जो कि लाई अहेड, जो कि आगे हैं, वो खतरे जो कि आगे आने की संभावना रखते हैं। लाई का मतलब पड़े रहना, अहेड का मतलब आगे। लाई अहेड का मतलब है जो भविष्य में घटित होने की संभावना है। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको देखकर यहां पे देखो ये सब्जेक्ट है, इसको देखकर ही यहां पे लाई का प्रयोग है। समझ में आ गया बात? तो यहां पे छोटी सी बात थी, आंकड़े बताए थे कि 6 मिलियन ज्यादा केसेस हैं, मरने वालों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई है। तो भारत जो है अब इस पेंडेमिक की पहली सर्दियों में प्रवेश कर रहा है। वायरल इन्फेक्शंस जो हैं, जो विशेष करके इन्फ्लुएंजा वैरायटी का जो वायरस है ना, उसमें वायरल इन्फेक्शन बिल्कुल कॉमन है वर्ष के इस समय में, और हो सकता है कि यहां आगे कुछ ऐसे खतरे हों जो हमें पता नहीं हो। ठीक है, कुछ ऐसे खतरे जो हमने सोच भी नहीं रखा हो, ऐसे खतरे आगे हो सकते हैं। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर का मतलब फिर भी, अनदर पोटेंशियल माइलस्टोन, एक और पोटेंशियल, संभावित, पॉसिबल माइलस्टोन, एक उपलब्धि कह सकते हो। अप्रोचेज, वो भी मतलब आगे आ रही है ना, आगे एक संभावित उपलब्धि भी है। ठीक है, फिर भी मतलब यहां तक तो डरा दिया लेखक ने कि ठीक है आगे बहुत सारे खतरे हैं, और यहां थोड़ा सा हाउएवर लगा के पिछली बातों का विरोधाभास यहां पे देखने को मिलेगा। तो फिर भी यहां एक संभावित एक उपलब्धि भी है जो आगे अपने सामने आ रही है। वो उपलब्धि क्या है? द प्रोबेबल अवेलेबिलिटी ऑफ ए वैक्सीन। प्रोबेबल मतलब संभावित, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, किसकी? वैक्सीन की। तो टीका उपलब्ध हो सकता है, संभवतया टीका उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन,
तो ये है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। ऑन मल्टीपल ओकेजन्स का मतलब अनेकों अवसरों पर, मल्टीपल मतलब अनेकों, ओकेजन्स का मतलब अवसर, तो अनेकों अवसरों पर इन्होंने क्या किया है, हैज सेड कहा है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, दैट कंजंक्शन लग गया, कि एन इंडिया मेड वैक्सीन, कि भारत द्वारा निर्मित जो वैक्सीन है वॉज लाइकली टू बी अवेलेबल, वो संभवतया मतलब अवेलेबल होंगी, है ना, उपलब्ध होंगी, कब, अर्ली 2021 में, 2021 के शुरुआत में। बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जो है उन्होंने बहुत सारे अवसरों पर ऐसी बात कही है कि भारत द्वारा निर्मित वैक्सीन जो है उसके 2021 के शुरुआत में उपलब्ध होने की संभावना है। द गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज एन एक्सपर्ट कमिटी, गवर्नमेंट जो है उसकी पहले से ही मतलब एक एक्सपर्ट कमिटी है। गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज मतलब पहले से ही गवर्नमेंट के पास एक एक्सपर्ट कमिटी है, किस चीज को लेकर, ऑन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीन के वितरण को लेकर एक कमिटी है, वो निर्धारित करेगी कैसे इसको वितरित किया जाना है। तो पहले से गवर्नमेंट ने कमिटी बनाई हुई है। कमिटी की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 ऐसे लेटर हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी, 2 टाइम्स दे रखे हैं, एम 2 बार है, टी 2 बार है, 2 बार ई है, ठीक है। फिर देखो देयर जॉब, उनका जॉब, अब उनका जॉब, ये कमिटी जो है और जो एक्सपर्ट इस कमिटी में है उनका जॉब इज टू डिसाइड, वो क्या है, वो जॉब है टू डिसाइड, तय करना, हु गेट्स द वैक्सीन फर्स्ट, कि किसको वैक्सीन पहले मिले, ठीक है। ये जो वितरण संबंधी कमेटी बना रखी है उनका काम क्या है, उनका काम है ये डिसाइड करना कि हु गेट्स द वैक्सीन फर्स्ट, कि किसको पहले वैक्सीन मिलती है, ठीक है। हाउ मेनी विल बी एलिजिबल फॉर द अर्ली डोजेस, दूसरा काम क्या है कि कितने, हाउ मेनी विल बी एलिजिबल, योग्य होंगे, एलिजिबल में फॉर लगता है, योग्य होंगे किसके लिए, द अर्ली डोजेस, कि शुरुआत में वैक्सीन की डोज कितने लोगों को मिलती है, कितने लोग इसके लिए योग्य होंगे, ये देखना इस कमेटी का काम है। व्हाट द कॉस्ट वुड बी, क्या उसकी लागत कीमतें होंगी, क्या उसकी कीमतें होंगी, कॉस्ट क्या होंगी, ये उनका काम है। एंड वेदर देयर शुड बी अ कॉस्ट एट ऑल फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, और ये भी तय करना कि क्या, वेदर यहां पे एक कंजंक्शन के रूप में है, और ये देखना कि क्या देयर शुड बी अ कॉस्ट, अ कॉस्ट को देखकर यहां पे देखो शुड बी है, देयर से स्टार्ट है, ये इन्वर्जन है, कि क्या कोई कीमत होनी भी चाहिए, एट ऑल मतलब होनी भी चाहिए क्या कोई कीमत, फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडियंस मतलब अधिकांश भारतीयों के लिए, बहुत बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं उनके लिए। अब भारतीय कौन से, वो भारतीय, अब ये हु है वो इसके लिए है, वो भारतीय हु एनीवे वर द हार्डेस्ट हिट, जो किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे, हार्डेस्ट हिट का मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, बाय द पेंडेमिक इन द समर, गर्मियों में इस वैश्विक महामारी के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित रहे उन भारतीयों के लिए क्या वैक्सीन की कोई कीमत होनी भी चाहिए क्या। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, तो गवर्नमेंट के पास पहले से ही वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की कमेटी है, कमेटी में जो एक्सपर्ट है उनका काम क्या है। अब आप सोचोगे कि सर यहां पे देर कैसे लगा दिया, कमेटी तो सिंगुलर है, इसने उस एक्सपर्ट जो कमेटी में है जिनसे कमेटी बनी है उनके लिए देर लगाया है। तो उनका काम क्या है, ये डिसाइड करना कि वैक्सीन पहले किसको मिलती है। दूसरा काम क्या है कि वो ये तय करेंगे कि कितने लोगों को पहले अर्ली डोजेज मिलनी चाहिए, शुरुआत में ही पहले वैक्सीन किसको लगनी चाहिए। तीसरा काम क्या है कि क्या उनकी कॉस्ट होगी, और यहां पे ये भी चीज की कॉस्ट होनी भी चाहिए क्या उन भारतीयों के लिए, उन भारतीयों के मेजोरिटी के लिए जो किसी न किसी तरीके से इस वैश्विक महामारी के द्वारा गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। बात समझ में आ गई। इससे आगे बढ़े, स्टोरेज एंड सप्लाई ऑफ वैक्सीन, तो कह रहा है वैक्सीन की जो स्टोरेज और सप्लाई है, स्टोरेज मतलब संग्रहण, सप्लाई मतलब आपूर्ति, दोनों चीजें। तो वैक्सीन जो टीके हैं उनका स्टोरेज और सप्लाई जो है आर ऑल्सो प्रॉब्लम्स, ये भी समस्याएं हैं, ये दोनों चीजें भी क्या है, ये समस्याएं हैं। एज डॉन्टिंग एज मेकिंग वन, डॉन्टिंग का मतलब होता है डराने वाला, डॉन्टिंग का मतलब चैलेंजिंग, डिफिकल्ट, इंटिमिडेटिंग, बड़ा ही मुश्किल, बहुत ही डराने वाला, भयावह, उसको बोलते हैं डॉन्टिंग। तो कह रहे स्टोरेज और सप्लाई जो वैक्सीन की है, मैंने कहा था ना कि एक यही काम इंपॉर्टेंट नहीं है कि वैक्सीन बना ली, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना ही कॉम्प्लेक्स काम एक और है कि कितना कैसे तो स्टोरेज करोगे और कैसे सप्लाई करोगे, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर पर इनको स्टोर करना पड़ता ताकि वैक्सीन जो बनाई है वो खराब ना हो जाए, फिर उनकी आपूर्ति लगातार पहुंचाया जाए, उनको सप्लाई किया जाए, दोनों काम ये भी बड़े मुश्किल है। तो वैक्सीन का स्टोरेज और सप्लाई जो है वो भी प्रॉब्लम्स हैं। एज डॉन्टिंग एज, उतना ही मुश्किल जितना कि मेकिंग वन, जितना कि बनाना। मेकिंग वन, वन किसके लिए आ रहा है, वैक्सीन के लिए, जितना कि बनाना हो। अब ये वन की जगह वंस भी लगा सकते थे क्योंकि वैक्सीन दे रखा है, और वैसे वन भी कोई दिक्कत नहीं है इसने, मतलब ये न्यूज़पेपर के अंदर क्या है, ग्रामर हम हालांकि निकाल रहे हैं लेकिन न्यूज़पेपर थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में और वैसे आम बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है, इसलिए वहां पे गलतियां ना निकालें। वैसे गलती है, अगर एग्जाम में आ जाए तो यहाँ पे वंस कर सकते हो, ठीक है। तो वैक्सीन की सप्लाई और स्टोरेज जो है वो उतनी ही वही समस्याएं हैं, वैसी ही समस्याएं हैं जैसा कि, मतलब उतनी ही
मतलब कहें कि भयावह है या फिर चैलेंजिंग समस्याएं हैं जितना कि उनको बनाना है। एंड पोज, और ये जो है ये दोनों चीजें जो हैं वो पोज कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, पोज का मतलब रेज करना, पोज का मतलब रेज करना, प्रस्तुत करना, खड़े करना, और ये कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस प्रस्तुत करती हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ी ही जटिल, चैलेंजेस का मतलब चुनौतियां, पोज का मतलब खड़ा करना, प्रस्तुत करना, और ये बड़ी ही कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस प्रस्तुत करती है इन इंडिया, भारत में बड़ी ही एक चुनौती वाली स्थिति है, स्टोरेज और सप्लाई भी। द गवर्नमेंट इज येट टू मेक, अब येट टू लगाते हुए इसका मतलब है कि वो काम होना शेष है, अभी तक हुआ नहीं है, बाकी है काम होना, तो गवर्नमेंट को अभी भी बनाना है क्या, इट्स पॉलिसी, अपनी योजना, अपनी नीति बनानी है। किस चीज को लेकर, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण को लेकर। एक्सप्लिसिट का मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से, ठीक है, एक्सप्लिसिट का मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो कह रहा है कि यहां पे गवर्नमेंट को अभी भी अपनी नीति बनानी है, नीति बनाई नहीं है, बनानी है इनको नीति। किस चीज को लेकर बनानी है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लिसिट को लेकर, कि वितरण स्पष्ट रूप से कैसे होगा, बिल्कुल क्लियर स्थिति में वितरण कैसे हो, इस बारे में। बट द करंट थिंकिंग अपीयर्स, लेकिन जो वर्तमान सोच है वो ऐसा लगता है, अपीयर्स इसको देखकर है, तो वर्तमान सोच है वो ऐसा लगता है, टू बी, ऐसी सोच होने के मतलब ऐसा लगता है कि सोच ऐसी हो जाएगी या होनी है, दैट नबडी वुड बी डिनाइड अ वैक्सीन। ये भी मैंने की पॉइंट्स में शामिल किया था कि किसी को भी इनकार नहीं किया जाएगा, वुड बी डिनाइड पैसिव वॉइस हो गया, किसी को भी इनकार नहीं किया जाएगा वैक्सीन से, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ग्राउंड्स का मतलब है आधार या फिर बेस, इस बेस पर, अफोर्डेबिलिटी के बेस पर, ठीक है, कि कोई व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति इसकी कीमत चुका नहीं सकता, है ना, इस बेस पर तो किसी को मना नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कह रहा है लेकिन वर्तमान जो सोच है सरकार की, ऐसा लगता है कि किसी को इस आधार पर कि वो व्यक्ति इस वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकता, इस आधार पर उसको मना नहीं किया जाएगा वैक्सीन से। फिर कह रहा है देयर इज इवन डिस्कशन, इवन डिस्कशन को देखकर यहां पे, अब ये इवन तो भी ये स्ट्रेस डालने के लिए डिस्कशन यहां पे सब्जेक्ट है, तो यहां तक की डिस्कशन तो ये भी है दैट ए वैक्सीन में बी अवेलेबल, की वैक्सीन जो है में बी, ये संभावना बता रहा है, हो सकता है अवेलेबल, उपलब्ध हो, वाया, वाया का मतलब इस माध्यम से, किस माध्यम से, द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये बताया था मैंने कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है ना, उसके द्वारा ये उपलब्ध हो सकता है। तो कह रहा है कि यहां तक की डिस्कशन ये भी हो सकता है कि वैक्सीन जो है वो उपलब्ध हो, और किस माध्यम से उपलब्ध हो, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के द्वारा वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। बात समझ में आ गई। तो ये डॉन्टिंग और एक्सप्लिसिट आपने सीखा। पोज का मतलब रेज होता है, प्रस्तुत करना होता है, प्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है, ये चीजें थी इसके अंदर। आसान भाषा में ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं। दिस इनिशिएटिव, यह जो पहल है, इनिशिएटिव का मतलब जो स्टार्ट है, पहल है, तो ये जो इनिशिएटिव है करंटली ऑफर्स, वर्तमान में ऑफर करता है एटलीस्ट कम से कम 9 वैक्सीन, 9 ऐसी वैक्सीन हैं फॉर प्रिवेंटेबल डिजीजेस, किसके लिए, ऐसी बीमारियों के लिए जिनको रोका जा सकता है। प्रिवेंटेबल यहां पे एडजेक्टिव है क्योंकि ABLE जिस शब्द के एंड में होता है वो एडजेक्टिव होता है, डिजीजेज यहां पे नाउन है। तो कह रहा है कि ये जो पहल है वर्तमान में कम से कम 9, मतलब ये जो इनिशिएटिव है वर्तमान में, कौन सा इनिशिएटिव, ये जो मास टीकाकरण प्रोग्राम है ना, जन समूह में मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है, उसके तहत वो जो एक पहल भारत ने की है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं बनाती है सरकार ताकि सभी को टीकाकरण करवाया जाए। तो वो जो है वर्तमान में कम से कम 9 ऐसे टीके जो हैं, जिन बीमारियों को रोका जा सकता है उनके लिए 9 टीके लगाए जाते हैं। किन के लिए, जो मुफ्त हैं, है ना, फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन, बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक है। द पेंडेमिक्स ग्लोबल नेचर, इस वैश्विक महामारी का जो ग्लोबल नेचर है, ग्लोबल नेचर का मतलब वैश्विक जो एक नेचर है, पूरे विश्व में इसने कैसा प्रभाव छोड़ा है, तो इसका ग्लोबल नेचर जो है हैज मेंट दैट, उसका ये अर्थ निकलता है या फिर उसने ये दिखाया है दैट कि इवन द क्वेस्ट फॉर ए वैक्सीन, क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, परस्यूट या सर्च, तलाश को बोलते हैं, इसका मतलब है परस्यूट या फिर सर्च, तलाश, ठीक है। तो कह रहा है कि पेंडेमिक का जो वैश्विक नेचर है उसने ये दिखाया है, हैजमेंट का मतलब उसका अर्थ ये निकलता है या फिर उसने ये शो किया, रिवील किया है दैट इवन द क्वेस्ट फॉर ए वैक्सीन, की यहां तक कि किसी वैक्सीन की तलाश जो है वो इंटरनेशनल है, वो अंतरराष्ट्रीय है, क्योंकि पूरे विश्व में प्रभावित किया है तो पूरा विश्व है, पूरे सभी देश इसमें लगे हुए हैं तलाश करने में। द GAVI कोवैक्स अलायंस, अब ये एक गठबंधन का नाम है, एक गुट का नाम है, हैज इमर्ज्ड, ये उभर कर आया है, इमर्ज का मतलब उभर कर आना, अपीयर होना, तो ये उभर कर आया है एज द लार्जेस्ट कोऑर्डिनेटर फॉर ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेटर सहयोगी के रूप में, तो ये सबसे बड़े एक कोऑर्डिनेटर के रूप में उभर कर आया है, किसके लिए, वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, वैक्सीन डेवलप करने के लिए
गैवी GAVI कोवैक्स जो अलायंस है ये सबसे बड़े कोऑर्डिनेटर के रूप में उभर कर आया है, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबल वैक्सीन। और यहां तक कि केवल वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए ही नहीं बल्कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, और किसके प्रोबेबल वैक्सीन के लिए जो संभवतया वैक्सीन हो सकती है, जो संभवतया मार्केट में जो संभवतया इसका इलाज कर सकती है, उस वैक्सीन के लिए। तो कह रहा है GAVI कोवैक्स अलायंस जो है वो सबसे बड़े कोऑर्डिनेटर के रूप में उभर कर आया है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही एक प्रोबेबल वैक्सीन के, एक संभव जो वैक्सीन है जो हो सकती है कि वैक्सीन निकल कर आ जाए कि हाँ यही एक कारगर वैक्सीन है, इससे आप इसका इलाज कर सकते हो, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। बेस्ड ऑन, बेस्ड के साथ ऑन लगता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पेमेंट्स बाई 78 हाई इनकम कंट्रीज, आधारित, बेस्ड मतलब इसके आधार पर, किसके आधार पर, कॉम्बिनेशन ऑफ पेमेंट्स बाई 78 हाई इनकम कंट्रीज। तो जिन 78 ऐसी कंट्रीज जो उच्च आय वाली कंट्रीज हैं, जहां पर पैसा ठीक ठाक है, बढ़िया है ना, उनके द्वारा जो पेमेंट्स दिया गया है उसके कॉम्बिनेशन से, एंड डोनेशन जो दान दिया गया है उसके कॉम्बिनेशन से, द GAVI कोवैक्स, ये जो एक बताया था, ये एम करता है, ये जो कोऑर्डिनेटर है इसका लक्ष्य क्या है, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना, इंश्योर के, अब देखोगे कि एम के साथ ऐड लगता है, एम में ऐड लगता सीधा ING लग जाता, एम्स में टू लगाया है तो ये इन्फिनिटिव जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है सुनिश्चित करना, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, दैट बिटवीन 15 to 20% कि 15 से 20% के बीच, अब वैसे तो इसको बिटवीन 15 and 20% पढ़ा जाएगा, ये खैर हाइफन है तो इसलिए कहा कि 15 से 20% के बीच ऑफ एवरी कंट्रीज पॉपुलेशन, हर एक देश की जो जनसंख्या है उसके में से 15 से 20% जनसंख्या के बीच, और एटलीस्ट, और कम से कम, दे आर मोस्ट वल्नरेबल, कम से कम उनकी, किनकी, कंट्रीज की, मोस्ट वल्नरेबल सबसे कमजोर, ये हो गया वीक, सबसे कमजोर जो जनसंख्या है, कमजोर का मतलब ये है जिसको वायरस ज्यादा प्रभावित कर दे, बड़े बूढ़े लोग हैं, या जिनको पहले से कोमॉर्बिडिटी है, पहले से कोई बीमारी है, या बच्चे हैं, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, आर एबल टू बी इनोकुलेटेड फर्स्ट। इनोक्यूलेट का मतलब होता है वैक्सीनेट, ठीक है, उनको मतलब पहले वैक्सीनेट किया जाए, ठीक है, टीकाकरण करने को इनोक्यूलेट बोलते हैं, वो सक्षम हो पाए कि उनको टीकाकरण पहले कर दिया जाए, ये 2B प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। एक बार फिर समझना, इस आधार पर कि 78 हाई इनकम कंट्रीज हैं, उन्होंने पैसा दिया है, उन्होंने डोनेशन दिया है ना, उसके आधार पर GAVI कोवैक्स जो है, अब उसका लक्ष्य ये बन गया है, जो कि पैसा तो खूब बढ़िया आ गया है इनके पास, तो इससे लक्ष्य बन गया है कि कम से कम हर एक देश के 15 से 20% जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन को टीकाकरण किया जाए, और कम से कम उनको तो टीका लगाया जाए जो सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा कमजोर तबका है, ठीक है, उनको पहले टीका लगाया जाए। इन पैसों से, इस फंडिंग से इतना काम तो हो सकता है। इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से, इन प्रिंसिपल का मतलब है सैद्धांतिक रूप से, दीज आर लॉडेबल एम्स, ये जो हैं वो, लॉडेबल का मतलब प्रशंसनीय है ना, ये हो गया आपका जो प्रेज वर्दी हो, लॉडेबल का मतलब प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी, ठीक है। तो कह रहा है इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक तौर पर, दीज आर लॉडेबल एम्स, ये जो हैं वो प्रशंसनीय लक्ष्य हैं, जो आपने एम रखा है वो लक्ष्य जो है कि 15 से 20% हर एक देश की जनसंख्या को टीका लगाया जाएगा, सबसे पहले टीका उनको लगाया जो कि वल्नरेबल सेक्शन है, ये आपके जो लक्ष्य हैं काफी प्रशंसनीय है। एंड अंडरलाइन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मतलब समानता, अंडरलाइन का मतलब अंडरस्कोर, एम्फेसाइज, अंडरलाइन का मतलब है अंडरस्कोर, रेखांकित करना या किसी चीज पर जोर देना। और ये जो लक्ष्य हैं वो जो एक सिद्धांत होता है ना समानता का, सबको समानता का अधिकार है, उस समानता वाले सिद्धांत को अंडरलाइन करते हैं, वो उस पर जोर देते हैं। अब पॉसिटी ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटी, पॉसिटी मतलब कमी, स्कासिटी है ना, पॉसिटी का मतलब स्कासिटी, तो जो कमी है किसकी, टेस्टिंग फैसिलिटीज की। टेस्टिंग फैसिलिटीज का मतलब क्या हो गया कि टेस्ट मतलब किसी, कोई व्यक्ति संक्रमित है उसको फिर टेस्ट लेना है, टेस्टिंग करनी है ना, रोग निदान केंद्र जैसे होते हैं ना, वैसे उनकी जो फैसिलिटीज है, तो उनकी जो कमी है, एंड इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट की जो कमी है, इक्विपमेंट का बहुवचन नहीं बनता, याद रखेंगे, इक्विपमेंट का बहुवचन इक्विपमेंट्स नहीं करेंगे, उपकरण इसका मतलब होता है। और जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है उनकी जो कमी है, इन मार्च के महीने में कमी थी, इससे क्या हुआ, लेड टू, इसका परिणाम क्या निकला वो बताया है, लेड टू स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शंस, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, इसका परिणाम ये निकला कि काफी सख्त रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, काफी सख्त प्रतिबंध लगाए गए, ऑन किस चीज पर, हु कुड बी टेस्टेड, कि किसको टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि टेस्टिंग फैसिलिटीज की कमी थी। दूसरी बात,
इक्विपमेंट जो थे उनकी कमी थी। इस कारण से क्या हुआ, काफी ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए कि भाई आप सबका तो टेस्ट ले नहीं सकते, क्योंकि सबका करोगे तो फिर आपके पास इतने इक्विपमेंट नहीं है, इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो इसलिए क्या किया कि पहले किसको मतलब टेस्ट किया जाना है ना, किसको मतलब टेस्ट किया जा सकता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिए। दो, यद्यपि द टेस्ट वर फ्री, यद्यपि टेस्ट जो थे वो फ्री थे, टेस्टिंग जो की गई उसमें पैसा नहीं लिया गया। फिर भी, अब ये फिर भी इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि दो आ गया तो देखो आगे कॉमा लगा रखा है, या कॉमा ना होके स्टिल या फिर यट भी हो सकता था, ठीक है, यट या स्टिल लगाते तो भी ठीक होता। तो यद्यपि टेस्ट फ्री थे फिर भी दे वर फर्स्ट अवेलेबल, लेकिन वो टेस्ट जो थे वो पहले अवेलेबल थे ओनली इन गवर्नमेंट फैसिलिटीज, कहां पर, जो सरकारी सुविधाएं थी वहां पर। एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, और इसका परिणाम क्या निकला, कॉन्ट्रीब्यूट के साथ टू लगता है, इसका परिणाम ये निकला कि सिग्निफिकेंट पूल ऑफ अनटेस्टेड करियर्स, सिग्निफिकेंट बहुत बड़े, पूल का मतलब ग्रुप, समूह, किसका, अनटेस्टेड कैरियर्स, कैरियर्स मतलब जो कि वायरस को कैरी कर रहे हैं, जो वायरस को लेकर जा रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, अनटेस्टेड इनका टेस्ट नहीं हुआ। इसका परिणाम यह निकला कि बहुत बड़ा एक ग्रुप जो था जिनका टेस्ट नहीं हुआ था और वायरस को वो कैरी कर रहे थे, एंड रैपिड स्प्रेड ऑफ द वायरस, और इस प्रकार से बहुत तेज गति से वायरस फैला। दैट वॉज ओनली मार्जिनली ब्लंटेड बाय द लॉकडाउन, और वो वायरस जो कि केवल आंशिक रूप से, मार्जिनली एडवर्ब है, आंशिक रूप से, ब्लंट का मतलब धीमा पड़ गया था। ब्लंट वैसे होता है धारहीन होना, ठीक है, यहां पे ब्लंट का मतलब है रफ्तार धीमी पड़ी, थोड़ी बहुत धीमी पड़ी बाय द लॉकडाउन, लॉकडाउन के द्वारा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, यद्यपि टेस्ट जो थे बिल्कुल फ्री थे, पैसा नहीं लिया गया, फिर भी पहले वो उपलब्ध करवाए गए जो सरकारी सुविधाएं थी वहां पर। फिर कह रहा है, और इस प्रकार से बहुत बड़ा ऐसा एक तबका रह गया था जिसको टेस्ट नहीं लिया गया था और वायरस को वो कैरी कर रहे थे, और बहुत तेज गति से संक्रमण मतलब फैला, किसका, वायरस का, वो वायरस जो कि आंशिक रूप से धीमा पड़ा था लॉकडाउन के द्वारा, ठीक है। फिर देखो, ओनली आफ्टर द नंबर ऑफ लैब्स एक्सपेंडेड टू, केवल इसके बाद, ओनली केवल, आफ्टर बाद में, द नंबर ऑफ लैब्स, लैब्स की संख्या, लैब्स वो जहां पर ये सब जांच वगैरह होती है ना, एक्सपेंडेड बढ़ाई गई टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लैब्स। फिर देखो क्या हुआ कि जब संख्या कम पड़ने लगी, लैब्स की संख्या कम थी, तो प्राइवेट लैब्स को भी शामिल कर लिया, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट लैब्स दोनों को मतलब ये अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार से ये संख्या बढ़ा दी गई। उसी के बाद क्या हुआ कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन हु कुड गेट टेस्टेड, जो प्रतिबंध लगा रखे थे किस पर, कि किसको टेस्ट किया जा सकता है, गेट टेस्ट मतलब करवाया जाना, टेस्ट करवाया जाना, ये आपका पॉजिटिव वर्ब है गेट। गेट के साथ अगर कोई वर्ब आती है तो वो थर्ड फॉर्म में आती है, पॉजिटिव वर्ब है, कि किसको टेस्ट लिया जा सकता है, वर रिमूव्ड, ये रेस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया, हटा दिए गए, पैसिव वॉइस हो गया वर के साथ थर्ड फॉर्म, एंड और अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ टेस्ट, और बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ टेस्ट जो है, बहुत बड़े मतलब अलग अलग टेस्ट जो हैं, बिकेम अवेलेबल, वो उपलब्ध हो गए, दैट की डिजीज मैनेजमेंट इंप्रूव्ड, है ना। इससे क्या हुआ, डिजीज मैनेजमेंट जो है वो इंप्रूव हो गया, इस बीमारी को मैनेज करने का जो सिस्टम था वो सुधर गया। इवन दो, यद्यपि टेस्टिंग, जो टेस्टिंग है, यद्यपि वो टेस्टिंग एक्सपेंसिव तो नहीं थी, टेस्टिंग जो थी वो महंगी तो नहीं थी, वॉज ऑल्सो नॉट फ्री, लेकिन अब वो फ्री नहीं रही, क्योंकि प्राइवेट वाली लैब भी आ गई, इसलिए फ्री नहीं रही, टेस्टिंग का पैसा लगना, महंगी तो नहीं थी लेकिन कुछ पैसा लिया जाने लग गया। यहां तक पढ़ेंगे। अब यहां इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि टेस्टिंग इक्विपमेंट की कमी थी, है ना, टेस्टिंग फैसिलिटीज की कमी थी, इसलिए कुछ तबकों को चुना कि भाई इसी को टेस्ट करो, बाकी को टेस्ट में, जो गंभीर है उनका टेस्ट ले लो, बाकी टेस्ट मत लो। अब जिनका टेस्ट नहीं लिया उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जो वायरस को कैरी कर रहे थे, वायरस का संक्रमण बहुत तेज गति से फैल गया। अब क्या हुआ, अब ये जो संख्या थी लैब्स की वो मतलब फैलाई गई, बढ़ाई गई, दोनों तरफ से, सार्वजनिक और जो मतलब सरकारी और जो प्राइवेट लैब्स थी उनको ये अधिकार दे, टेस्टिंग का अधिकार दे दिया। फिर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे ना, किसका टेस्ट पहले लिया जाएगा, वो रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए और बहुत अलग अलग प्रकार के टेस्ट हुए, उपलब्ध हो गए। इससे क्या हुआ, डिजीज मैनेजमेंट जो है सुधर गया। यद्यपि जो टेस्टिंग थी, यद्यपि वो महंगी तो नहीं थी लेकिन वो फ्री नहीं रही अब, ठीक है, वहां तक तो फ्री थी जब सरकारी में हो रहे थे, लेकिन अब फ्री नहीं रही। इट इज टू बी एंटिसिपेटेड, इट, यह जो चीज है उसका पूर्वानुमान लगाया जाना है। एंटिसिपेट का मतलब पूर्वानुमान लगाया जाना, इसको फोरसी बोल सकते हो, किसी का पूर्वानुमान लगाए जाने को बोलते हैं, प्रेडिक्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो इट इज टू बी एंटिसिपेटेड, इस चीज का पूर्वानुमान लगाया जाना है, दैट वैक्सीन डिलीवरी, की जो वैक्सीन डिलीवरी है, विल बी ए प्रोट्रैक्टेड प्रोसेस, मतलब वैक्सीन को पहुंचाना, वैक्सीन को डिलीवर करने का जो काम है ये होगा क्या,
प्रोट्रैक्टेड, इसका मतलब लंबित, काफी मतलब फैला हुआ, काफी समय जो लेगा प्रोसेस होगा, है ना। वैक्सीन डिलीवरी का प्रोसेस बहुत ही लंबा होगा। तो कह रहा है इस चीज का पूर्वानुमान लगा सकते हो आप, है ना। ये बात समझ में आती है, इस बात को मतलब एंटिसिपेट कर सकते हो कि वैक्सीन डिलीवरी जो है वो बहुत ही लंबी प्रक्रिया होगी एंड और इट विल बी ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबा समय लग जाएगा। किससे पहले? बिफोर द एवरेज सिटीजन हैज एक्सेस टू इट, कि जब कोई आम नागरिक जो है उस तक पहुंचेगा तब तक बहुत लंबा समय लग जाएगा। एक्सेस के साथ में टू लगेगा, एक्सेस के साथ में टू लगेगा, ध्यान रखिए। तो जब तक कोई आम नागरिक की पहुंच हो जाएगी वैक्सीन तक, तक बहुत लंबा टाइम लग चुका होगा। देयर आर एटलीस्ट 3 इंडियन कंपनीज, अब कह रहा है कम से कम 3 भारतीय कंपनीज हैं टेस्टिंग देयर ओन वैक्सीन, जो अपनी खुद की वैक्सीन को टेस्ट कर रही हैं। ठीक है, ये मैंने उसमें की पॉइंट्स में बताया था। तो 3 भारतीय कंपनीज हैं जो कि अपनी मतलब कम से कम 3 भारतीय कंपनीज हैं जो क्या कर रही हैं, जो अपनी खुद की वैक्सीन को टेस्ट कर रही हैं। एंड सो अ प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, इस प्रोहिबिटिवली का मतलब पढ़ोगे एक्सोर्बिटेंटली, एक्सोर्बिटेंटली मतलब बहुत ही ज्यादा। तो कह रहा है और इस प्रकार से कि बहुत ज्यादा कोई महंगी वैक्सीन, किसके अलावा? बिसाइड्स बीइंग अनएक्सेप्टेबल, एक तो चीज ये है कि वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी, इसके अलावा ये जो होने की संभावना है कि बहुत महंगी होगी उसकी संभावना नहीं है। अनलाइकली का मतलब संभव नहीं है ये चीज। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि 3 भारतीय कंपनी जो है वो खुद की वैक्सीन को टेस्ट कर रही हैं, इसलिए अगर हम कहें कि बहुत महंगी वैक्सीन, पहली चीज तो ये कि वो अनएक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य नहीं होगी लोगों को, लेकिन वो वैक्सीन आने की संभावना भी नहीं है कि महंगी होगी, सस्ती ही होगी, कहने का मतलब ये है। तो ये था आज का एडिटोरियल। बात करते हैं रिविजन की। पूल का मतलब होता है ग्रुप, 1 नंबर को जोड़ देंगे डी से, समूह। लॉडेबल का प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय के लिए प्रेजवर्दी ए। इनोक्यूलेट का टीका लगाना होता है तो इसके लिए वैक्सीनेट, बी। अंडरलाइन का मतलब होता है अंडरस्कोर, एम्फसाइज करना, जोड़ देना किसी बात पर, सी। और क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश, तो परशुट या सर्च इसको बोल सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ई। तो ये आपके इसके आंसर्स हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बात करेंगे ट्रांसलेशन की। चमत्कार हुआ तो क्या बोलेंगे? अ मिरेकल टुक प्लेस, जो भी चीज हुई उसके लिए टेक प्लेस, टुक प्लेस, इस प्रकार से यूज करना है। इसी स्ट्रक्चर पर आधारित 2 वाक्य और आप देखेंगे। तो मिरेकल, चमत्कार, टुक प्लेस। गलती हुई तो गलती को मिस्टेक, टुक प्लेस। त्रासदी हुई, त्रासदी को ट्रेजेडी, टुक प्लेस। बात समझ में आ गई? तो जो भी हुआ टुक प्लेस उसके लिए यूज कर सकते हो। प्रेपोजिशन की बात करेंगे तो आज तीनों के अंदर कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, देख लें आप। रिजेंबल का शक्ल मिलना होता है, चेहरे की समानता होना होता है, तो उसमें कोई प्रिपरेशन नहीं आता। तो उसका जो लुक्स है, लुक्स प्लूरल के रूप में लोगे आप, उसकी जो शक्ल सूरत है वो मतलब अपने पिता के शक्ल सूरत से मिलती है। हु एंटर्ड, एंटर में हमने बताया था कि एंटर का प्रवेश करना होता है तो उसके लिए आप इनटू नहीं लगाते हैं। और ही केम टू मी लास्ट मंडे, टाइम डिनोट करने वाले जो भी ये वर्ड्स हैं, लास्ट के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ हो, टुडे हो, यस्टरडे हो, टुमारो हो, इसमें प्रिपरेशन लगता नहीं है। हालांकि सिंस लग सकता था यहाँ पे, लेकिन चूंकि ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि वो सिंस तब लगता जब पास्ट से शुरू हुआ काम और अब तक चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। इस कारण से ये कहेगा कि वह मेरे पास पिछले सोमवार को आया, पिछले मंडे को आया, तो इसलिए कोई प्रिपरेशन की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। जो बच्चे लाइव हैं जरूर से इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।